नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। एलनाबाद उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियों ने अपनी कैंपेनिंग ब्रिगेड में 20-20 नेताओं को शामिल किया है जो इस उपचुनाव में प्रचार की ताल ठोकते नजर आएंगे। एलनाबाद विधानसभा इनेलो का गढ़ माना जाता है और शायद इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से चुनावी प्रचार के लिए कैंपेनर्स की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। सवाल यही है, जहां एलनाबाद के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन और किसानों के भरोसे इनेलो क्या जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और बीजेपी जितनी ताकत इस उपचुनाव में लगा रही है, कहीं वो इनेलो की नैया इस उपचुनाव के दरिया में डुबो ना दे। इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा मुद्दा। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी से आपको बीजेपी और कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार में उतारे गए कैंपेनर्स की लिस्ट दिखाते हैं। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक विवेक बंसल, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा, बिशन लाल सैनी, किरण चौधरी, अजय यादव, चक्रवर्ती शर्मा, जयवीर बाल्मीकि, अशोक अरोड़ा, बजरंग गर्ग, भूपिंदर गंगवा, चरणजीत रोड़ी, सुशील इंदौरा, शीशपाल केहरवाला, अमित सिहाग, शमशेर सिंह विर्क, विजेंद्र बॉक्सर। तो ये वो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के लिए प्रचार में ताल ठोकते नजर आएंगे। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, पूरा जोर, पूरी ताकत एलनाबाद उपचुनाव में लगा रही है। वहीं आपको बीजेपी की लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने भी आज अपने कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। देखिए, ओपी धनखड़, मनोहर लाल, विनोद तावड़े, अनिल विज, रामविलास शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर, राविंद्रजीत सिंह, कंवरपाल गुर्जर, कैप्टन अभिमन्यु, रतनलाल कटारिया, सुभाष बराला, मूलचंद शर्मा, कमलेश ठांडा, बनवारी लाल, नायाब सिंह सैनी, जेपी दलाल, सुनीता दुग्गल, सरदार संदीप सिंह, मनीष ग्रोवर और कृष्ण पवार। ये 20 वो लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार को और आगे लेकर जाएंगे, चुनाव प्रचार में ताल ठोकते नजर आएंगे। दरअसल एलनाबाद विधानसभा की सीट और यह उपचुनाव कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों की साख का सवाल बन गया है। एक तरफ जहां एलनाबाद की सीट इनेलो का गढ़ मानी जाती है, वहीं इस बार जो समीकरण बन रहे हैं उसमें इस विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि आंदोलनरत जो किसान हैं उनका रुख क्या है। आपको बता दें कि एलनाबाद से 2019 में अभय चौटाला ने चुनाव जीता था और किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह उपचुनाव होना है। तो आखिर एलनाबाद में चुनावी हवा किस हो रहे, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राय सिंह गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता एनएलडी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार, भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। ओमकार सिंह जी, शुरुआत में आज आपसे करूंगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी गई, 20-20 नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन इनेलो की तरफ से इस तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। क्या इनेलो पूरी तरह से आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है अपनी जीत में, या कहीं ये कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? भूषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस का तो मतलब नहीं, ये तो हमारा परिवार है एलनाबाद जी। ये उपचुनाव नहीं है, एलनाबाद हमारे परिवार का चुनाव है। वहां की रजामंद, परिवार की रजामंदी से ही भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था। और अब 2 बड़ी बड़ी पंचायतें होके जिसमें 20-20 से ज्यादा लोग थे, उन्होंने ही इस फैसला लिया कि अभय सिंह जी दोबारा कैंडिडेट होंगे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, 4214 एमएलए है पूरे भारत में, किसी एक ने भी इतना साहस नहीं किया जो अभय चौटाला ने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दिया था। आप ये प्रश्न पूछते हैं, कुछ विरोधी पार्टियां पूछती हैं
कि जब इस्तीफा दिया था, मुद्दा तो वहीं का वहीं है, ये पूछते हैं हर बार। जी तो इनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ इनके पूछने से पहले ही, बिल्कुल, कि अगर मैं ये उसी पे सरकार सवाल पर आ रहा था सर। अगर ये सरकार 2024 तक भी बिल रद्द नहीं करती, जी तो क्या भाई अभय सिंह चौटाला 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? भाई अभय सिंह चौटाला ने किसानों से वायदा किया था, और किसान आंदोलन वालों ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस्तीफा देके आएगा वो हमारी मंच पर बैठेगा। जी और भाई अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उनकी मंच पे भी गए और उनसे स्वागत भी हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट है, ना कांग्रेस के पास। जी कांग्रेस के बीजेपी के पवन बेनीवाल जी, वो दौड़ के कांग्रेस में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी की यहाँ दाल नहीं गलने वाली। जी और बीजेपी के बाद जब कैंडिडेट नहीं मिला, तो जी इन्होंने उसी गोविंद कांडा को कैंडिडेट बना दिया, जिसकी भाई के बारे में उमा भारती ने कहा था कि ये शर्मिंदा होने वाली बात है कि गोपाल कांडा को हरियाणा सरकार का समर्थन मिलेगा। जी और रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि हमें इनका समर्थन नहीं चाहिए। जी दिग्विजय चौटाला जी, जो उस टाइम कहते थे गीतिका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज जिंदा हैं, जी आज उनके हक में प्रचार कर रहे हैं। ये बीजेपी हमें ये बता दे आपके चैनल के माध्यम से, आप मुद्दा क्या लेके जाओगे? महंगाई लेके जाओगे, भ्रष्टाचार लेके जाओगे, शिक्षा नीति लेके जाओगे, कोरोना मृत्यु लेके जाओगे, क्या मुद्दा लेके जाओगे? क्या क्या दिखाओगे? स्वास्थ्य सेवाएं बताओगे, जितने घोटाले हो चुके घोटाले नहीं दिखाओगे? देखिए ओमकार सिंह जी, जी आपने कहा कि पंचायतों में बातचीत करके, किसानों से बातचीत करके अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। क्या जी उनके इस्तीफे से कोई डिफरेंस हुआ? क्योंकि देखिए, अब स्थिति वही की वही है। या फिर मान लीजिए कि पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था अभय चौटाला का इस्तीफा। विषय जी, मैं वही अपने जवाब पहले ही दे चुका हूं आपसे, आपके पूछने से पहले, क्योंकि मुझे पता है हर बार उठता है मुद्दा। जी मैं ये कहता हूं कि अगर 2024 तक भी मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, जी तो क्या इनेलो पार्टी के अभय चौटाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था किसान हितैषी दिखाने के लिए, किसान हितैषी अपने आप, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से किसान हितैषी है। जी किसानों ने कहा था कि हमारे मंच पे वो नेता आएगा जो नहीं, अगर विधानसभा से किसान इस्तीफा हितैषी देके आपकी आएगा। पार्टी है तो ये प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं नहीं नहीं, क्यों मैं ये जो कहना दिखाने की चाहता हूं जरूरत आपको पड़ रही सुनिए। है? मैं वो बताना चाहता हूं, जी कांग्रेस के 31 एमएलए हैं, क्या किसी ने इतनी मर्दानगी दिखाई? क्या किसी के में इतनी हिम्मत थी कि वो दोबारा जीत के आ जाएगा? जी किसी में हिम्मत नहीं थी। और अगर किसान हितैषी कांग्रेस अपने आप को दिखाना चाहती है, इनके 31 एमएलए हैं, जी अगर एक दिन में एक एमएलए किसान धरने पे बैठे तो पूरा महीना गुजर जाता है, दूसरे की बारी जो है 1 महीने बाद आएगी। जी लेकिन ये सिर्फ ढोल पीटते हैं किसान हितैषी होने का। जी इनेलो शुरू से किसान हितैषी रही है। ये बार बार इल्जाम हमारे पर लगाते हैं कि अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया तो दोबारा क्यों लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी अभय चौटाला से हवा क्यों खराब हो रही है? अबे चौटाला जी ने लड़ते तो कोई और लड़ता। लेकिन आपको अबे चौटाला जी से क्या दिक्कत है? अबे चौटाला जी ने जनता की मर्जी से, वहां की जनता की मर्जी से इस्तीफा दिया था, जी विचार विमर्श करके दिया। आपको याद होगा, बकायदा पंचायत बुलाई गई। और अब भी जब पंचायत में यह फैसला हुआ, हजारों लोगों की पंचायत थी, 2 बार ये फैसला हुआ जहां पे मोहर लगी कि दोबारा भाई अभय सिंह चौटाला ही लड़ेंगे। जी और मैं बताना चाहता हूँ, 3 बार लगातार भाई अभय सिंह चौटाला लड़ चुके हैं, और 11 बार ये सीट इनेलो ले चुकी है। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होने की बात नहीं है। हम हमेशा धरातल से जुड़े हैं, हमारा कार्यकर्ता हमेशा जमीनी वर्ग पर रहता है। ये कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं 5 साल अपना काम करते हैं और 4 महीने 3 महीने बाजार में आ जाते हैं। जी यहाँ बिजनेस नहीं है राजनीति हमारी, यहाँ जनता की सेवा का माध्यम है। लोक लाज जो है लोक राज से चलता है, ये हमारा फार्मूला शुरू से ही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मौके पर आते हैं। आज अगर ये आएंगे यहाँ पे नए नए वादे करेंगे, नहीं तो सर बीजेपी पहले से मैं तय कर पूछना भी लीजिए ना, चाहूंगा। पहले तय कर लीजिए, पार्टी फोरम में इस बात पर चर्चा कर लीजिए कि भाई विधानसभा के अंदर रहकर वो जनसेवा होगी या विधानसभा से बाहर बैठकर किसानों का समर्थन होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जब भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, किसान स्टेज के ऊपर गए, आंदोलन की स्टेज पे भी गए, सम्मानित भी हुए। जी जब ये तो खुश है, बीजेपी और कांग्रेस वाले तो चाहते हैं, क्योंकि ये तो मिले हुए हैं आपस में। जी जब भी कृषि बिल की बात होती है, कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। 3 दिन का अधिवेशन बुलाया जाता है और मात्र 3 घंटे में सिमट जाता है। ये तो चाहते हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह चौटाला जी वो शख्सियत है, मैं ठोक के कहता हूं, हमें गर्व है, जिन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक वर्ग की, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर एक वर्ग की उन्होंने आवाज उठाई है। और आज अगर ये कांग्रेस और बीजेपी वालों से भी आप बोलो ना, दिल पे हाथ रख के बता दो कि अभय सिंह चौटाला के जैसा कोई नेता है तो बताओ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ कोरी राजनीति का कोई फायदा नहीं। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो बिल्कुल ही अवसरवादी पार्टी है।
इस बार जनता ने 40 सीटें देकर इनको नकार दिया था। और जो पार्टी कह रही थी हम इनको यमुना पार पहुंचाएंगे, ये कह रहे थे 75 पार, जेजेपी कह रही थी यमुना पार, वो यमुना पार वाली पार्टी इन्हीं की गोद में जाके बैठ गई। मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछूंगा, वो उसके बाद फर्क खत्म करूंगा। इनकी नीति क्या है? अनिल विज की नीति क्या है? अनिल विज कुछ दिन पहले तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोलते थे कि हरियाणा में जो किसान आंदोलन है इनकी देन है, ये हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, ये देशद्रोही का काम करते हैं, ये अनिल विज जी कहते थे अमरिंदर सिंह को। जिस दिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदल दिया उस दिन इनकी भाषा बदल गई। इन्होंने बोला कि अनिल विज ने बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए सीट से हटा दिया क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। अब इनको नजर आने लग गया कि अमरिंदर सिंह शायद बीजेपी में आ जाए, उनको जफियां पाने के लिए ये कोशिश करने लगे। इनकी कोई नीति नहीं है। आज अगर ये वहां पे एलनाबाद जाके कहते हैं कि हम वहां पे विकास कराएंगे, तो पिछले 7 साल तुम्हारी सरकार थी, क्या कराया? और उससे पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या करा? इन सब दौरान इनेलो का ही कैंडिडेट था। और जब इनेलो 2019 में बिल्कुल धरातल पर आ गई थी, घरेलू किला की वजह से पार्टी बिल्कुल टूट गई थी। हमने ये सीट उस समय भी टूटी है, मात्र एक सीट जीती थी और वो इलाहाबाद की सीट। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा ओमकार सिंह जी आपके पास। डॉक्टर राकेश कुमार का रुख करूंगा। राकेश कुमार जी, इलाहाबाद में कौन सा अवसर देख रहे हैं, और इतनी बड़ी चुनौती क्या अभय चौटाला इलाहाबाद में आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपको 20-20 ऐसे नेताओं को कैंपेनिंग में, चुनावी प्रचार की कैंपेनिंग में जुटाना पड़ रहा है जो कि पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं? जी भविष्य जी, नमस्कार जी। मैं आपको, हमारे साथी ओमकार जी अभी जो बोल रहे थे वो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा इगरनेस इलेक्शन लड़ने की, ऐसा बलिदान, कितना बड़ा बलिदान कर दिया, सीट छोड़ दी हमने। आप ये देखें कि आपने किया क्या है। आपने किया है जनता के ऊपर, इलाहाबाद की जनता के ऊपर दोहरी मार करने का काम आपने इस्तीफा दे करके किया। आपके किसी एमएलए में हिम्मत है कि आपके नेता ने ये कहा था, कि मैं विधानसभा में जब आऊंगा जब ये मुद्दा सुलझ जाएगा, और वो मैं बताता हूं, हमारे नेता ओमकार जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। आप सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, वक्त मिलेगा आपको। ओमकार जी वक्त मिलेगा आपको, सुन लीजिए एक बार। वो एक सीट अब कहीं चली ना जाए हमारे हाथ से। तो चुनाव कराओ। जिन किसान भाइयों के जो वो संगठन है, वो वहां पर आप गए थे, तो वहां पे एक आध दिन तो आपके खिलाफ पर्चा भी भरा है। आप ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। इलाहाबाद को किसी भी तरीके से, या जोर जबरदस्ती से या बाहुबल से, विपक्ष में इलाहाबाद रहा है हमेशा से ही, और इलाहाबाद का विकास कहीं ना कहीं उसकी गति रुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार पूरे सभी हलकों में एक समान काम कराने का काम कर रही है। और आपकी ये आतुरता ये दिखाती है कि जल्दी से चुनाव हो जाए और बस हमारा नाम डिक्लेयर हो जाए कि हम जीत गए। भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जनता को अब समझ में आ गया है कि विकास क्या है। इलाहाबाद की जनता ने विकास के साथ जुड़ने का मन बना लिया है, और बीजेपी जजपा दोनों मिलकर के ये चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन राकेश जी, ओमकार जी कह रहे थे कि आपके पास तो कैंडिडेट तक नहीं था। ऐसा देखिए, ये पार्टी की अपनी रणनीति है। और एक बात मैं आपको बता दूं, भाई गोविंद जी, आप ये देख लीजिए कि ऐसे समाज सेवी हैं, प्रसिद्ध हैं, अनेक लड़कियों की, बेटियों की शादियां कराने का काम किया, और 40-50 हजार से ज्यादा तो उन्होंने ऑपरेशन करवाने का काम किया। वो समाज सेवक हैं, और वो अपना एक मामूली आम कार्यकर्ता की तरह वो हल्के के अंदर काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, किसी को डराते धमकाते नहीं है, बहुत इज्जत से हर एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। और तभी लोग इतना काम कर सकते हैं जितना गोविंद कांडा जी कर रहे हैं, और इसीलिए वो हमारी पार्टी के, जजपा के साझे उम्मीदवार हैं। इसमें कोई बात नहीं है, कैंडिडेट मिलने की बात नहीं है। कैंडिडेट पार्टियां अपनी रणनीति के तहत तय करती हैं, और वो किया गया है। जी नहीं, मेरे सवाल का जवाब राकेश जी नहीं मिल पाया। मैंने सवाल पूछा था कि जो अभय चौटाला है, क्या वो इतनी बड़ी चुनौती आपको लग रहे हैं इलाहाबाद में? कितनी बड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इतने बड़े बड़े नेता, जिसमें मौजूदा कैबिनेट केंद्रीय मंत्री और पुरानी जो 2014 की कैबिनेट थी, वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम शामिल हैं। भारतीय जनता आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जी, और साथ में जजपा का भी हमारे साथ है। और उसके अंदर आप ये हमारे जो साथी हैं
मुद्दा उसमें रखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं अपने लोगों को, पार्टी ने, अपनी सरकार ने क्या क्या काम किया वो बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है? वो लोग चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। राकेश कुमार जी, मैं वापस लौटूंगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ओमकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ओमकार जी वापस आऊंगा, किसी भी काम का नहीं है। जी ओमकार जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन में राय सिंह गुज्जर साहब और राजेश कश्यप जी से भी लूंगा, उनको भी डिबेट में शामिल कर लें। राय सिंह जी, आरोप आप पर भी यही था कि कैंडिडेट आपके पास भी नहीं था। चलिए, राय सिंह जी से संपर्क लगता है हमारा टूट गया है। राजेश कश्यप जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की। बीजेपी की आप लिस्ट देखिए, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े नाम शामिल हैं। क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है अभय चौटाला से टक्कर? राजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। ओमकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट करना चाह रहे थे? पूछा जी, पहले तो मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा कि अभय चौटाला जी ने कब कहा था कि वो जब तक कृषि बिल रद्द नहीं होंगे दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जरूर बताएं। दूसरा, ये बड़े बड़े स्टार प्रचारक भेज रहे हैं, मोदी जी से बड़ा स्टार प्रचारक तो इनके पास नहीं है। पिछली बार वो मोदी जी भी आए थे इस सीट के ऊपर प्रचार करने के लिए। और जहां तक हमारी बात है, हमारा तो इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। ये चुनाव जो है किसान बनाम सरकार है, ये चुनाव एमएसपी बनाम सरकार है। ये चुनाव इस बात पर मोहर लगाएगा कि क्या कृषि बिल ठीक है या गलत है। ये चुनाव इस बात पर मोहर लगाएगा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए या नहीं चाहिए। इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं। पवन बेनीवाल जी कांग्रेस में दौड़ गए और इन्होंने गोपाल कांडा के भाई को, जिसको इनके नेता ही क्या कहते थे मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो कोर्ट में केस लंबित है, लेकिन इनकी आज पोजीशन ये है, अगर ये गोविंद कांडा जी हाँ ना करते, हलोपा पार्टी से वो, हलोपा पार्टी यहाँ तो इनेलो में मर्ज, इसमें बीजेपी में मर्ज होगी हो तो बता दो। हलोपा पार्टी का कैंडिडेट अपनी पार्टी को छोड़े बगैर बीजेपी में शामिल हो गया। ये वही बीजेपी वाले हैं जो कह रहे थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन इन्होंने बीजेपी को कांग्रेस युक्त कर दिया। इन्होंने जितने कांग्रेस के नेता, चाहे उनके ऊपर कोई भी आरोप रहा हो, जब बीजेपी में चला गया वो गंगा नहा गया, वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो गया। आज यही पोजीशन है। इन्होंने गोविंद कांडा जी को एक्सेप्ट किया और गोपाल कांडा को भी इन्होंने गंगा नहाया क्या इन्होंने बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया। कहा तो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, हमारा तो युक्त कांग्रेस होगी। हमारा तो ये कहना है कि जो भी पार्टी परिवारवाद की बात करेगी, जो भी पार्टी किसी अहंकार में बात करेगी, जिसमें अभी हमारे भाई साथी ओमकार जी कर रहे हैं, और यही जो ग्राउंड लेवल पे जो बातें आज सुनने को मिल रही हैं, और इनका जो गरीब शोषित परिवारों के साथ, लोगों के साथ, इनके नेताओं के साथ, जो डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी थे उनके साथ जो व्यवहार किया, और इनके साथ एक सांसद और भी इनके पास थे, वो सांसद भी इनको छोड़ करके चले गए। कंडेला कांड जैसे, महम कांड जैसे चीजों को लोग भुला भी नहीं पा रहे हैं। आप इस्तीफा देकर के लोगों के बीच में गए, आपने जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना दोहरी मार उनको झेलनी पड़ रही है। ये तो क्या विकास के काम आपने हल्के में कराए? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। राकेश कुमार जी, ओमकार सिंह जी, मैं दोनों के पास वापस लौटूंगा। ठीक है, और भी पैनलिस्ट को डिबेट में शामिल कर लेते हैं। राय सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है राकेश जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। लेकिन राय सिंह गुज्जर साहब, इनेलो आरोप लगा रही कि कैंडिडेट तो आपके पास भी नहीं था, बीजेपी में बेनीवाल साहब की दाल नहीं गली तो वो कांग्रेस में आ गए, अब आप भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं क्या नंबर बढ़ जाएगा इस बार? देखिए, राजनीतिक रूप से हरियाणा प्रदेश का जो उपचुनाव है इलाहाबाद का होने जा रहा है जी, इसमें कई मुद्दे सामने आ रहे हैं और कई प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनने जा रहे हैं जी। अब जहां तक चुनाव प्रचार का प्रथम चरण जो आरंभ हो चुका है, उसमें तय है कि इस प्रकार हमारी कांग्रेस पार्टी की
लोकप्रिय दक्षा कुमारी सहजल जी और हमारे जितने भी आपने स्टार प्रचारक बताए हैं, दिखाए हैं, और लगातार लोगों के बीच हमारे नेता जाकर जो वर्तमान में सत्ता पक्ष का जो हालात है कि सत्ता पक्ष 7 साल से उस इलाके में, उस क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं करा पाई, और जहां पर भाजपा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया, वहां पर आज मौका है जनता के पास इस गूंगी बहरी अत्याचारी सरकार को जगाने का, डराने का और चुनाव में इनको हराने का। दूसरा, जहां तक बात है इनेलो की, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल की जो मैं दोनों अपने सम्मानित प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, जहां तक पहले हमारे मित्र बड़े भाई ओंकार सिंह जी हैं, वो कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस आंदोलन से प्रभावित होकर इस्तीफा दिया। अरे मेरे मित्र, आप उस बात को घुमाइए मत। देखिए अभय सिंह चौटाला जी का जो मिशन था क्या पूरा हो गया? क्या किसी काले कानून इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, आपके पूछने के पहले जवाब मैं दे चुका हूँ। की परिपाटी क्या होती है कि वह कहा जाए। अब देखिए चुनाव में जहां तक बात है, अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफा देने के 2 कारण रहे हैं। पहला कारण कि जिस प्रकार हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारी पार्टी ने, हमारी आदरणीय नेता कुमारी सहजल जी के नेतृत्व में जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में आए थे, तो सदन में श्री अभय सिंह चौटाला ने हमारे उस अविश्वास प्रस्ताव का, जिसकी बार बार बात करते हैं संख्या बल, अरे संख्या बल क्या होता है? जब विपक्ष मजबूत खड़ा होता है और मतदान सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, तो ऐसे में हमारा सबका दायित्व। राय सिंह जी, आपके पास 31 MLA 31 और हमारे पास सिर्फ 1 था। आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, ये तो बता दीजिए आप कैसे विश्वास प्रस्ताव। चलिए, लगता है संपर्क राय सिंह गुर्जर का टूट गया है, उनको दोबारा डिबेट पे जोड़ेंगे। एक बार रुक करेंगे राजेश कश्यप जी का। राजेश कश्यप जी, एलनाबाद उपचुनाव, फिलहाल देखिए जिस तरह से जोर आजमाइश कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अभय चौटाला बहुत बड़ी टक्कर बनकर यहां पर उभर रहे हैं? क्योंकि देखिए एक तो इनेलो का गढ़, दूसरा किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर फिर से चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, दूसरा क्या ये पूरी जो लड़ाई है इनेलो कांग्रेस के बीच एक किसानों पर राजनीति करने की एक बड़ी कवायद के तौर पर लग रहा है? जी भविष्य जी, देखिए इस वक्त 3 प्रमुख पार्टियां हैं जो पार्टी के मुकाबले में कह सकते हैं आज के दिन, क्योंकि अभी तो स्टार प्रचारकों की सूची आई है और 20 तारीख के बाद मैदान में उतरेंगे और अपनी बात रखेंगे। हाल फिलहाल जो समीकरण बने हुए हैं उसमें है 3 पार्टियां, तीनों में एक इनेलो है, एक बीजेपी है और एक अपनी कांग्रेस है। अब ये जो तीनों पार्टियों में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो जो की बात है, तो इनेलो में सिर्फ एक ही पॉइंट ये आता है कि उन्होंने इस्तीफा देकर अभय चौटाला जी ने, और वे दोबारा फिर विधानसभा का रुख करने की वो वायद की है। अब ये सभी फैसला जा सकता है, मतदाताओं पर विपरीत में भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस विधानसभा में तब मैं आऊंगा जब 3 जो किसानों के मुद्दे हैं, ये कानून है, ये वापस नहीं हो जाते तब तक। और किसानों के मुद्दे, लेकिन ओमकार सिंह जी ने तो पलटी मार ली उस बात से, वो तो पलट गए। वो कह रहे ये बात कभी कही नहीं। इसमें उन्होंने कहा था, देखो उन्होंने तो ये बोला था कि मैं किसानों के आंदोलन में अगर कृषि बिल 26 जनवरी तक रद्द ना हुए तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि जब तक बिल रद्द नहीं होंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कहीं बोला तो बता दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अब बातों को हम कुछ भी, उसका अलग मसला है, लेकिन जो आम पब्लिक में जो मैसेज गया है, जो संदेश इस वक्त है, जो मतदाता सोचता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इनेलो इस बात को कितने साबित कर पाएगी या कितने मतदाताओं को ये समझा पाएगी बता देगा। लेकिन इस वक्त इनेलो के पक्ष में ये एक नेगेटिव बात है, लेकिन सबसे मजबूत पक्ष ये है कि जो कदम उठाया अभय चौटाला ने वो किसानों को एक किस्म से अच्छा लुभाने वाला था, उनको अपने पक्ष में करने वाला था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो ये विपक्ष का एक जो मुद्दा है कि भी उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा में तब आऊंगा जब कानून वापस नहीं होंगे तब तक। लेकिन अब ये तो भविष्य क्या रुख लेगा वो बताएंगे। लेकिन आज का समीकरण भविष्य ये कहता है कि जो उम्मीदवार आए हैं, उम्मीदवारों में अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे हैं पवन बेनीवाल जी,
का तरफ से होंगे। अब भरत बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी। यहाँ पर बड़े अच्छे मार्जिन से इनेलो की तरफ से जीतते रहे हैं। 2009 में भी थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी आए हैं। इस बार भी बहुत प्लस पॉइंट ये रहेंगे अभय चौटाला के उसमें, क्योंकि किसानों का मुद्दा है, पूरे देश में है, और उनके मुद्दे पे वो रिजाइन देकर आए थे। अब बीजेपी की तरफ है, बीजेपी तो विकास कार्यों के लिए जो कह रही हैं, अभी भी राष्ट्रीय जो चुनाव हुआ है उसमें बनाए अपने काम, लेकिन अब क्या जो किसानों का मुद्दा अगर देखा जाए तो दो राय नहीं है इसमें। कि दूसरी बात यह है कि कुछ 6-7 गांव थे जो पहले तैयार थे इस मुद्दे धरने पे बैठे थे, क्योंकि हमारे सेम की समस्या, हमारे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो बड़ी मुश्किल से वो धरना खत्म हो पा इसका चुनाव की घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त भारी पड़ रहे हैं अभय चौटाला। सिर्फ अगर इनेलो ये समझाने में कामयाब हो कि उन्होंने क्या कहा था, उसका मतलब क्या था, लेकिन इस पड़ रहे हैं उस मामले में इनेलो का ही। चलिए ठीक है राजेश जी, वापस लौटूंगा आपके पास। राय सिंह जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसमें एक मेरा सवाल भी है, क्योंकि देखिए भारी तो पड़ते दिखाई दे रहे हैं अभय चौटाला, कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, हम बात कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में लेकर आए थे, तो विपक्ष की भूमिका में जो लोग होते सदन में, उनका दायित्व बनता है कि जिस मुद्दे पर पूरा विपक्ष पूरे देश के लिए खड़ा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ देना चाहिए। लेकिन कोई भी कारण होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी का उस समय इस्तीफा देना पूरे प्रदेश के लोगों को बड़ा झटका लगा। बड़ा उस बात से भी तकलीफ रही कि जहां पर विपक्ष के माध्यम से सरकार को हिलाना था, गिराना था, धमकाना था, राय सिंह जी, आपने विपक्ष की भूमिका कहाँ सही तरीके से निभाई, ये बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि जब चर्चा की बात आती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है सदन से। वॉकआउट कर जाती है। मेरी बात सुनिए, दूसरी बात, जी, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने के 2 कारण और भी हो सकते हैं, उन पे नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो वहां पर सदन में बैठकर अकेले एकमात्र विधायक होने की वजह से असहाय महसूस कर रहे हो, कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिले, कहीं ना कहीं बात रखी, कितने प्रस्ताव में उन्होंने सरकार का साथ दिया, कितनी बार वॉकआउट किया, सब जानते हैं इस चीज को। और रही बात राय सिंह जी, आप ये बता दीजिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हर एक मुद्दे में कहा सरकार की खिंचाई करी, आप ये बता दीजिए विधानसभा में आपने किस मुद्दे में खिंचाई करी? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कृषि बिल के मुद्दे में, कोरोना वायरस फैलाने के मुद्दे में, ऑक्सीजन डेथ के मुद्दे में, हर जगह खिंचाई करी। आप ये बता दीजिए कांग्रेस ने किस मुद्दे में सरकार की खिंचाई करी? आपके भाई तो सारे बीजेपी से मिले हुए हैं, जब आपके पास वक्त आता है अपने मुद्दे उठाने का, तब आप विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हो। आप 31 एमएलए में से एक एमएलए भी इतना साथ नहीं कर पाया, उसको मालूम है दोबारा विधानसभा नहीं जा पाएगा। ना कोई व्यवस्था है, पहले बीजेपी भाग गई, कोई उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी के जो हमारे सम्मानित साथी रहे हैं, हमारे जी, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में हमारे साथ निष्ठा रखी और कहा कि किसान मजदूर की लड़ाई अगर प्रदेश में लड़ सकता है, कांग्रेस लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस ही वो विपक्ष है, विकल्प है, वो मजबूत सशक्त भूमिका में है जो प्रदेश की हितों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में जब भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं रहा, तो भाजपा ने कहा कि हम भी भाग जाते हैं। उसके बाद बीजेपी जो बात करते थे, नहीं तो सब कांग्रेस ने भी तो बीजेपी से ही रेंट आउट किया है ना प्रत्याशी। पिछले खिलाफ भाजपा को गाली दी। सर, कांग्रेस ने भी तो बीजेपी से ही रेंट आउट किया प्रत्याशी। राय सिंह जी, मेरा सवाल आप सुन पाए? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अपने भाई से। चलिए, राय सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इस तकनीकी दिक्कत को दूर करके एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। ओमकार जी, आप भी अपना सवाल पूछिएगा, लेकिन एक बार रुक करूंगा राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार जी, विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का समर्थन लेने पर पार्टी की किरकिरी हो रही थी, आज कैंडिडेट नहीं है, तो तब जो पार्टी की विचारधारा है वो सब मिट्टी में मिल गई क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो समाज सेवी है, जो समाज के अंदर उपलब्ध रह करके लोगों के काम करता है और समाज के अंदर महिलाओं की, बेटियों की शादियां करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, हॉस्पिटल चलवाते हैं और हर प्रकार की मदद वो समाज में गरीब लोगों की करते हैं, तो वो अपने आप में एक
क्राइटेरिया होना चाहिए हर एक राजनीतिक दल का, और भाजपा जजपा ने इस प्रकार से फैसला लिया है, तो मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे समझा दीजिए राकेश कुमार जी, वो कौन सा क्राइटेरिया था बीजेपी का? राकेश कुमार जी, मुझे एक बात समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया हूँ जरा, मैं एक बात समझ नहीं पाया हूँ, वो कौन सा क्राइटेरिया था जो विधानसभा चुनावों में अलग हो गया और अब उपचुनाव में, एलनाबाद उपचुनाव में अलग हो गया है? देखिए मेरी बात, मैं आपको भविष्य जी एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से इन लोगों का बर्ताव रहा है जी, जो ये अहंकार की बात दोनों पार्टियों ने की है जी, आप ये जानते हैं कि कांग्रेस की हालात, शैलजा जी के और हुड्डा जी के जो तालमेल है, और हमारे भाई जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन सबको अच्छी तरीके से पता है जी, और ये इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो दूसरे मेरे भाई ओमकार जी ये बात कह रहे हैं, जो अहंकार इस प्रकार का रखेंगे तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं, नेतृत्व की बात आप कर रहे हैं, क्या बीजेपी से कोई कैंडिडेट नहीं था जो नेतृत्व कर पाए, या आपकी सहयोगी पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी, क्या उनके पास कोई काबिल कैंडिडेट नहीं था क्या? एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी, जो कांग्रेस और इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं, जो 20-30 लोगों को भेज करके जो अपने आप को किसान साबित करने में लगे हुए हैं और विरोध करने का प्रयास करते हैं, इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जनता इनके इन सभी ढोंग आडंबरों को अच्छे प्रकार से, ये तो 2 तारीख को आपको समझ भारतीय आएगा जनता पार्टी की सरकार, अरे ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे अध्यक्ष हैं, और पूरे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा मुआवजा दिलवाने का काम जो आपदा के समय में है, अगर फसल खराब हो जाती है तो 12,000 आप बताइए ना किसी भी प्रदेश में। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैं साथी से बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के विधायक अभी तक विधायक थे अजय जी, उन्होंने हल्के के लिए क्या काम किया? जो वहाँ पर तेल की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति बहुत गंभीर है और उसको तुरंत ठीक है, जल्द से जल्द वसूल जाने का काम। बिल्कुल देखिए, फिलहाल क्या एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, कुछ सवालों के साथ वापस लौटूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के समीकरण एलनाबाद उपचुनाव के बन रहे हैं, जहां एक तरफ हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन का असर है, तो वहीं टक्कर अभय चौटाला से है, इनेलो के गढ़ में टक्कर है, और बीजेपी ने जो अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आखिर एलनाबाद में हवा किस ओर है, इस पर चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले, तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया, तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर
मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आपके विधायक से सीधा सवाल, हथीन से विधायक प्रवीण डागर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो इलाहाबाद उपचुनाव के लिए रणभेरी पहले ही बच चुकी है। अब बीजेपी और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की पूरी ब्रिगेड को इस दंगल में उतार दिया है। बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को कैंपेनिंग के लिए चुना है, कैंपेनिंग लिस्ट में शामिल किया है। इस मुद्दे पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से जल्दी से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर राकेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता, राय सिंह गुज्जर, कांग्रेस प्रवक्ता, ओमकार सिंह, एनएलडी प्रवक्ता, और राजेश कश्यप जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी, जिस तरह से ये पूरी डिबेट चल रही है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या किसानों के विश्वास पर हरियाणा सरकार की भूमिका से जो प्रश्न चिन्ह लगा है, अब बीजेपी को ये लगता है क्या कि इलाहाबाद जीत से उस प्रश्न चिन्ह को आप हटा पाएंगे, विश्वास दोबारा जीत पाएंगे, और इसीलिए कैंपेनिंग के लिए बड़े बड़े तमाम नेता उतार दिए, खुद मुख्यमंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं? भविष्य जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार पर नहीं लगा है, और विशेष रूप से किसानों के लिए जो हरियाणा की प्रदेश सरकार ने जितने काम किसानों के लिए किए हैं, इतने काम तो पूरे देश के अंदर किसी भी सरकार ने जब से देश आजाद हुआ है तब से इतने काम नहीं किए गए। आप एक चीज देखें, ये जो साथी बैठे हैं, इनकी पार्टियों की सरकारें बहुत लंबे समय तक रही हैं, और इन्होंने कौन सा उसका समाधान किया? आप ये देखेंगे कि जब अभी ये मैंने एक बात बताई थी कि 12,000 का जो मुआवजा हम दे रहे हैं आपदा प्रबंधन आपदा के समय में, भावांतर भरपाई की जो हम काम कर रहे हैं, पेमेंट लेट हो जाने पर 9% ब्याज किसान के खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए सालाना किसान के खाते में डालने का काम हम कर रहे हैं, और हर प्रकार से किसान के साथ हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ नहीं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि आपने इतना मुआवजा दिया है, फसलें आपने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी हैं, खैर, लेकिन बहुत अच्छे से खुश है। क्या इलाहाबाद उपचुनाव किसानों के मसले पर, किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के मसले पर होगा कि नहीं होगा? क्या एक वो चुनौती है? क्या पूछ रहे हैं जी, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, इलाहाबाद विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, वो क्या कृषि कानूनों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन पर, लखीमपुर जैसी हिंसक घटनाएं किसानों पर हुई, क्या इन मसलों पर होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जो अब जब जिन लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं, वहां पर हम ये नहीं कहते
कि जिस तरह से जो संगठनों का ये आंदोलन चल रहा जी। है, अब पीछे एक दलित जो पंजाब से आकर के और सिंघू बॉर्डर पर उसकी जिस प्रकार की नृशंस हत्या करने का काम किया, उसकी कोई जिम्मेवारी तो ले। जिन लोगों ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया था, वो इसकी जिम्मेवारी ले, वो टिकैत जिम्मेवारी ले, चिटौनी जिम्मेवारी ले। आप देखें किस प्रकार का बर्बरतापूर्ण काम, जो तालिबानी जो काम है, वो इन संगठनों के वहां पे उनकी आड़ लेकर के लोग कर रहे हैं। आप देश के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, देश के अंदर ऐसा भय का वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे लोग डरना शुरू हो जाएं। और इसी प्रकार की ये पार्टियां जो बात कर रही हैं, इलाहाबाद से भी इसी तरह की बातें आ रही हैं कि जो अहंकार और भय का वातावरण बनाने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 कार्यकर्ता को भेज के वहां पे नारेबाजी करवा दीजिए। आप ये जानते हैं कि लोगों के मन में क्या है। मैं आपको फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हल्के की जनता सवाल पूछ रही है, क्या हासिल किया है आपने वहां पे? और ये कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करें। लखीमपुर खीरी में तो राजनीति करने के लिए चले गए, वो आगे इनके बड़े नेता प्रियंका जी भी आगे, राहुल भी आगे, वो पंजाब से मुख्यमंत्री चन्नी जी, वो भी 50 लाख रुपए देने के लिए आगे। हमारे यहाँ पर वो इतनी बर्बरतापूर्ण घटना हुई, उसका किसी इनके मुंह में शब्द नहीं है उस बात को कहने के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए सबको। पंजाब के अंदर वो मुख्यमंत्री बनाए, आप ये देखिए किस प्रकार का बर्बरतापूर्ण कानून किया जी, उसको सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये उस बात से बोलना भी नहीं चाहते। ओमकार जी ठीक है, राय सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास भी इसी सवाल के साथ जी। चलिए एक एक करके बात कर लें, क्योंकि इस तरह से देखिए डिबेट में कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा। राकेश सिंह जी, राय सिंह जी, ये लोग तो हमें डराना चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि गाँव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात समझा ना पाए, ये काम करना चाहते हैं जी। ये दोनों पार्टियां इसके अंदर शामिल है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है राकेश कुमार जी, आपकी बात पहुंच गई है। राय सिंह जी जवाब दे दीजिएगा। ओमकार जी के पास भी मैं आऊंगा। राय सिंह जवाब दे दीजिएगा। किसानों के समर्थन में आप कह रहे हैं कि भाई इनेलो नहीं, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के मुद्दों को आगे रखते हैं, हम किसानों का समर्थन करते हैं। अब जो ये हिंसा हुई इसकी जिम्मेदारी भी तो लेंगे आप? देखिए त्यागी जी, पहले तो मैं जो भाजपा के प्रवक्ता नए प्रवचन देकर यहाँ पर बैठे हैं जी, इनको लखीमपुर खीरी की घटना 15 दिन हो गए न्यायिक व्यवस्था में। अरे यहाँ क्यों नहीं आए? लखीमपुर यहाँ क्यों नहीं आए? किस प्रकार से तालिबान से भी बुरी तरह से आप लोगों ने काम किया है, यहाँ क्यों नहीं आया? झूठ बोल रहे हैं। वहाँ चुनाव की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है। उन बड़े आपके नेता अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, लोगों की हत्याएं होने पर अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ। राय सिंह जी, सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उसको कंडेम करेंगे आप? भर्त्सना करने के लिए भी शब्द नहीं है। आप कंडेम तो करिए। आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की नृशंस हत्या वहां पर हुई है उसको कंडेम तो करिए आप। कहिए किस तरह आंदोलन में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए त्यागी जी, किसानों का आंदोलन है और हम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, किसानों की रणनीति है, उनकी राजनीति है, उनका रास्ता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की कांग्रेस पार्टी ने सदैव निंदा की है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की हो। कहाँ निंदा की है? लखीमपुर खीरी चले गए आप, राजस्थान में चले गए आप, यहाँ भी आपको अपने नेता ने आगे बात की, कहाँ चले गए? कहाँ गए आप बताइए? पंजाब के आपके नेता लोग ये कहते थे किसान के नाम पर हरियाणा में जाकर के नुकसान करो, आर्थिक नुकसान हो रहा है। मजदूरों ने विरोध किया, पूरे प्रदेश में इनकी हालत खराब। अरे मजदूरों की तो आप लोगों ने कभी कदर ही नहीं की। गरीब लोगों के ऊपर आप दोनों पक्ष, दोनों के दोनों जो है ना, उनके ऊपर अत्याचार करते रहे हैं। इनको पता है इनका मत क्या है, उम्मीदवार इनके पास नहीं है। इनका समर्थन करने के लिए वहाँ पर पंजाब से आया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उसका परिवार में तो 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां उसकी। अरे किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, शर्म भी नहीं आती बात को कहते हुए। कम से कम इस बात में ध्यान तो लीजिए आप। मंडी में जगह नहीं है, यहाँ आर्थिक नींद नहीं रही है। क्या बात है? आ रहा हूँ ओमकार जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। राय सिंह जी एक बार कह तो दीजिए, एक बार ये बात तो स्पष्ट कह दीजिए। देखिए जो मुद्दे हैं, आपकी बात सुनी जो प्रयास किया है जी, सरकार को उखाड़ने का चुनौती रूप से इलाहाबाद की निर्णायक बहादुर जनता लेकिन आपकी भाजपा के और जेजेपी के लोगों की जमानत जब्त करके देगी। आंदोलनकारियों की आड़ में राय सिंह जी, आपने जो बात कही, तमाम इफेक्ट बट्स आपने लगाए, एक बार ये कह दीजिए कि आंदोलन में इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की वारदातों की कोई जगह नहीं है।
भविष्य जी इनके कहने से क्या हो रहा है? इनके नेताओं का जो ऑप्शन है वो वहां जाकर लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी आंदोलन में इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं के लिए कांग्रेस ने सदैव निंदा की है। जी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं जी। तो आंदोलन में जो ये हुआ गलत हुआ ना, आंदोलन के बीच जो इस तरह की घटना हुई वो गलत हुई ना सर। आंदोलन हिंसा करना चाहते हैं जी, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। चलिए ओमकार सिंह जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। सवाल वही है आपके लिए भी, जब किसानों के समर्थन में इस्तीफा देते हैं अभय चौटाला, किसानों की राय लेकर इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, तो इस तरह की घटना अगर किसान आंदोलन में होती है तो उसको कंडेम भी तो करिए। कुशा जी बिल्कुल ठीक कहा, इसका मैं जवाब दूंगा। पहले मैं अपने भाई की बात पर आता हूँ, बीजेपी के भाई की बात पर। जब भी इनसे कोई बुशा की बात की जाती है, भूतकाल में चले गए, कांग्रेस के ऊपर चले जाते हैं, कांग्रेस की नीतियों पर चले जाते हैं, नेहरू पे चले जाते हैं। अरे भाई कांग्रेस अगर अच्छी होती 2014 में आपको कौन लेके आता? कांग्रेस में कुछ कमियां नहीं, इसकी वजह से आप आए। और जहां तक विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा सुन लीजिए। अनिल विजय और दुष्यंत चौटाला का आपस में पिछली सरकार में जब इनालों में थे दुष्यंत चौटाला, अनिल विजय उनको बोल रहे थे टीवी डिबेट पर, शायद आप ही की टीवी डिबेट थी, कि आपके पिता तो अपराधी हैं, जेल में, आज एक दूसरे के साथ मिलकर चाय कैसे पी लेते हैं? जिस व्यक्ति के पिता के बारे में कोई आप शब्द बोल दे, अगर वो इंसान होगा उस व्यक्ति को उसी तरीके से जवाब देगा। आज ये दुष्यंत चौटाला उनकी गोद में बैठ गया। और जहां तक विचारधारा की बात करते हैं, ये कैसी विचारधारा है? आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए। ये कैसी विचारधारा? आपने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। आप उसमें भी आप सुन तो लीजिए, आप लोगों ने आप सुन तो लीजिए, सम्मानित भी किया था। अच्छा आप सुन तो लीजिए, पर बात करें, आपको ये बात नहीं ठीक है राकेश जी सुन लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद वापस विचारधारा की बात करते हैं। ऐसी क्या विचारधारा है? 10 दिन पहले पवन बेनीवाल जी छोड़ कर चले गए थे, उनको पता कि बीजेपी की नैया डूबी, वो छोड़ के चले गए, कांग्रेस उनको टिकट दे देती है। और गोविंद गुप्ता जी 10 दिन पहले अलोपा से इनके पर आते हैं कि उनको टिकट दे देते हैं। ओमकार सिंह जी, कहीं पवन बेनीवाल चुनौती तो नहीं लग रहे हैं आपको? भूषा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए जी। 10 दिन अगर कोई कमरे में रह जाता है तो उस कमरे से लगाव हो जाता है। ये ऐसे नेता थाली के बैंगन जो 2 दिन में इधर चले जाते हैं, विचारधारा बदल जाती है। अरे भाई विचारधारा तो जीवन से लेकर मृत्यु तक एक ही रहती है, विचारधारा बदलने का नाम नहीं है। जो लोग विचारधारा बदल लेते हैं वो इंसान नहीं है। 10 दिन पहले बीजेपी में, 10 दिन के बाद कांग्रेस की विचारधारा, कहाँ तो सारी जिंदगी कांग्रेस को कंडेम कर रहे, कहाँ सारी जिंदगी बीजेपी को कंडेम कर रहे, एक दूसरे की विचारधारा में जाति बदल जाते हैं। अरे भाई ऐसा कौन सा साबुन है बीजेपी के पास कि कोई भी उनके पास आ जाता है जो अपराधी किस्म का हो, इनके पास आके उसकी छवि साफ हो जाती है, वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। जहां तक कहीं कहते हैं लखीमपुर खीरी की घटना को बोल जाते हैं और आ जाते हैं सिंगू बॉर्डर की घटना पर। इन्होंने ने हमेशा शांति प्रिय आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन इन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का जवाब नहीं दिया। हमारे सीएम कहते हैं कि आप हरेक जिले में 500, 700, 1000 लोग इकट्ठे हो जाओ, लठ लेके खड़े हो जाओ किसानों के सामने, जमानत की परवाह ना करना, 5-6 महीने अंदर रहोगे तो बड़े नेता बन के निकलोगे। ये मुख्यमंत्री का बयान है। और इनके आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे करनाल के, वो क्या बोले थे? किसी भी किसान का सर फूटा हुआ बगैर नहीं आना चाहिए, यहाँ से कोई भी गुजरेगा उसका सिर फोड़ देना। अरे ऐसी विचारधारा है तुम्हारी विचारधारा का क्या सम्मान करेगी जनता? ये चुनाव आपको बताएगा कि किसान बनाम सरकार है, 3 कृषि बिल बनाम सरकार है, एमएसपी बनाम सरकार है। आप किसान की तैसी होने की बात करते हो। अरे हर रोज तो आज भी किसान रेल रोको आंदोलन में बैठे हुए थे। ओमकार जी मेरा एक सवाल आपसे है, ठीक है, विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, आपका जवाब मैं ले लूंगा जी, आपका जवाब मैं राकेश जी से ले लूंगा। जी एक सवाल मैं ओमकार जी से कर लूं। ओमकार जी, जो स्थिति एलनाबाद में बनी है, जो स्थिति फिलहाल मौजूदा समय में बनी है, एक तरफ गोविंद कांडा है, चौटाला परिवार की से जो राजनीतिक दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा, दूसरी तरफ पवन बेनीवाल हैं, कड़ी टक्कर देते आए हैं अभय चौटाला को, तो एक कॉन्फिडेंस कहीं डगमगाने तो नहीं लगा इन लोगों का?
देखो, इनेलो को एलनाबाद की जनता अपना परिवार लगता है और उस पर हमें पूरा विश्वास है। एलनाबाद की जनता धोखा नहीं खाने वाली। पिछली बार मोदी जी भी जुमले देके गए थे वहां पे, इन्होंने बहुत जुमले दिए वहां पे, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन। अरे बुलेट ट्रेन की बात करते करते रेलवे को ही बेचने पे आ गए। जो जनता मोदी जी के बहकावे में नहीं आई, वो इनके 20 स्टार प्रचारकों के बहकावे में क्या आएगी। एलनाबाद की जनता अपना स्पष्ट निर्णय देगी। आप 2 तरीकों देखना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है ओमकार जी। राजेश कश्यप जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी आवाज किसी तकनीकी दिक्कत के चलते नहीं हमें मिल पा रही थी, लेकिन एक बार फिर से राजेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी आप अपनी कुछ बात कह रहे थे, पूरी कीजिए। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ गई थी, भविष्य जी आ गई आवाज। जी जी, आप जो बात कह रहे थे वो अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी भविष्य जी, इस वक्त जो समीकरण एक ही मुद्दे पे केंद्रित हो गए, वो किसान जी। किसान को केंद्रित ये मुद्दा मतलब चुनाव हो गया है, और इसमें ये जो किसानों को सबसे ज्यादा लुभा पाएंगे या किसानों के पाएंगे, उन तक अपनी बात जा पाएंगे, वही बात ही मारेगा जी। और इस वक्त बीजेपी के अगेंस्ट चला हुआ है सिस्टम, जो ये समीकरण है। और इसमें अगर बीजेपी ये समझाने में मुश्किल लगती है कि वो किसान हितैषी है, किसानों के लिए कुछ काम अच्छा कर रही है, वो अलग मसला है। अब आगे क्या कैंपेन में क्या कहेंगे बड़े स्टार प्रचारक जी। लेकिन अभी जो मुद्दा था उस पे कांग्रेस और इनेलो के बीच में पड़ता है किसान मुद्दे पे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब सक्रिय है इस मुद्दे पे, और सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से अपील है या उनसे जो जुड़ाव है वो अभय सिंह चौटाला के पक्ष में जाता है जी। मेरा जो मानना है या जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन का कह सकते हैं, उसमें ये है कि इस वक्त भावनात्मक रूप से इनेलो के पक्ष में इस वक्त है सारी चीजें। अब जब आगे जब ये प्रचार होगा, प्रचार प्रचारक अपनी बात कहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक बात और है भविष्य जी, सिर्फ किसान के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी गौण हो गए हैं, जो कि एक लोकतंत्र के जो एक होता है पर्व, उसमें कहीं न कहीं एक उदासीनता की चीज है। सिर्फ और सिर्फ एक किसान मुद्दा तो अहम है मुख्य, साथ में और अपने इन दूसरी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को भी रखना चाहिए कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर सत्तारूढ़ जो सरकार, उस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जो चीजें जो विकास के लिए है उसमें कहीं से पिछड़ा हुआ है एलनाबाद, और उन चीजों को भी जोड़ना चाहिए। अब किसानों का तो मुद्दा है, अहम है, पूरे देश का एक मुद्दा है, वो तो कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन साथ में सरकार से और भी सवाल करने चाहिए विपक्षी पार्टियों को, और उन पर भी घेरना चाहिए। देखिए विपक्ष का क्या काम होता है, विपक्ष का काम होता है सरकार को जो सत्ता में बैठे हैं उनको अवेयर करना, और इस वक्त सत्ता में संयुक्त गठबंधन है जेजेपी और बीजेपी का, और ये दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश करें कई चीजें लाने के लिए, लेकिन फिर भी विपक्षी लोगों का दाव ये है कि मानसिक संकीर्णता है, जो दूसरे ये मतलब अनर्गल प्रलाप है, और दूसरी चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे अगर बात करें ना तो मजा आता, आम पब्लिक भी उससे जुड़ेगी, जनता भी जुड़ेगी, लोकतंत्र का सम्मान भी होगा उसमें। अगर हम संकीर्णता का परिचय देंगे और छोटी छोटी मीन में एक बात निकाल लेंगे और वो उकसाने वाली, आक्रोश करने वाली, और जो बातें कहेंगे वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। अगर हम नैतिक रूप से बात करें तो इस वक्त आम पब्लिक की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वक्त मेरे पास कम है, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा 10 सेकंड। राय सिंह जी, ओमकार जी और राकेश जी आपके पास आऊंगा। राय सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और मेरा एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए जिस तरह के समीकरण है कहीं बीजेपी को तो फायदा नहीं पहुंचा देंगे। देखिए त्यागी जी, इस प्रदेश की हमारी जो जनता है, विशेषकर इस सारे इलाहाबाद के बाद निर्णायक जी, कम शब्दों में 10 सेकंड जी, वो समझते हैं कि हमें सशक्त विपक्ष चाहिए जो सदन में भी और सड़क पर भी प्रदेश के लोगों की आवाज उठा सके और जनता की मजबूती से आवाज उठा सके। ठीक है, और आने वाला विकल्प है प्रदेश के अंदर कांग्रेस। चलिए ठीक है, आप मजबूत विपक्ष के तौर पर आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं। चलिए ओमकार सिंह जी जीत भी गए, तो जनता तो मजबूत विपक्ष ढूंढ रही है, एक विधायक के साथ कैसे देंगे मजबूत विपक्ष? विपक्ष का एक विधायक नहीं, 31 हमारे विधायक 25 होंगे। जी नहीं, मेरा सवाल ओमकार सिंह जी है।
राय सिंह जी 10, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी कमेंट प्लीज। राय सिंह जी आपकी ऑडियो मुझे डाउन करनी पड़ेगी। ओंकार जी चलिए ठीक है, राय सिंह जी हो गया आपका वक्त। राकेश जी आखिरी कमेंट, राकेश जी 10 सेकंड आखिरी कमेंट प्लीज। इलाहाबाद की जनता से एक निवेदन है जी कि पहली बात तो एक विधायक जो आपने बना करके पहले भेज रखा था उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरा ये कि आज अभी 3 साल हमारे बाकी हैं इलाहाबाद को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। इलाहाबाद की जनता वहां पर इस बात से समझ रही है कि कौन झूठे। ठीक है, तो बीजेपी जो है विकास के नारे के साथ एक बार फिर से इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव में उतर रही है, ये दावा कर रही है। वही कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष कांग्रेस दे सकती है। इनेलो ये दावा कर रही है कि किसान इनेलो के समर्थन में है, उनके साथ हैं और जीत इनेलो की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का खबरफास्ट के लिए समय निकालने के लिए, खबरफास्ट के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ा मुद्दा में आज इतना ही। नमस्कार।